अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम उर्दू नावल टैन टैन फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी बुक्स की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मैं बुखला गया। जिसे मैं रहमत का फरिश्ता समझ रहा था वो कमबख्त भी दुनियादार निकला। ये डॉक्टर होते ही ऐसे हैं, पैसे के पुजारी। वार्ड बॉय हुक्म की तामील में मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैंने जल्दी से इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता शाहरुख बोल पड़ा, इसे उठाने की जरूरत नहीं, इस मकसद के लिए पुलिस आती ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे से दरोगा जहन्नम की आवाज उभरी और मुझे चक्कर आ गया। मैंने कुन अखियों से देखा, वही जालिम थानेदार 6-7 सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। अचानक इसकी नजर शाहरुख पर पड़ी और इसका मुंह बन गया। इसने एक झटके से शाहरुख की गर्दन पकड़ ली। क्यों ओए मरदूद, खुल गया ना तेरा राज? मैं तो पहले दिन ही पहचान गया था कि तेरे जैसा खबीज फराडिया किसी बड़े चक्कर में है। फहमी गुस्से में आ गई। छोड़े छोड़े इसे, ये मेरा शौहर है। थानेदार ने हैरत से आंखें मटकाई। सुभान अल्लाह, यानी मैडम आप अभी भी इस लुद्धड़ के हक में बोल रही हैं? इधर ये गुफ्तगू हो रही थी, उधर मैं बेड पर सुकड़ता जा रहा था। मुझे पता था बस अब कैमरा किसी भी वक्त अपना रुख मेरी तरफ कर सकता है। थानेदार पूरी तरह शाहरुख पर गर्म हो रहा था और ऐन इसी लम्हे फहमी ने इसे आगाह किया कि मरकजी किरदार उधर बेड पर है। थानेदार ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, अपनी आंखों को मला, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ करीब आ गया। थोड़ी देर मुझे उलट पलट कर देखता रहा, फिर अपनी जेब में हाथ मारकर अम्बेसी का सिगरेट निकाला और सुलगा कर एक लंबा कश लिया। मैं बखूबी महसूस कर सकता था कि अगर इसने जोरदार थप्पड़ रसीद किया तो गूंज कम अज कम 100 गज तक जाएगी। तुम वही हो जिसे मैंने गली नंबर 3 से गिरफ्तार किया था? इसने बगौर मेरा जायजा लिया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन मेरे होंठ थरथरा कर रह गए। तहाँ मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैडम के घर से भी मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया था। मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। हमारे घर से तो आप शाहरुख को गलती से गिरफ्तार करके ले गए थे, याद है ना? मैंने थाने में आपसे कहा भी था कि ये मेरे शौहर हैं। फहमी को यकदम एहसास हुआ कि अगर वो ज्यादा देर चुप रही तो कुछ गड़बड़ ही न हो जाए। थानेदार शाहरुख की तरफ मुड़ा। तो आप हैं शाहरुख? जी हाँ, इसने जल्दी से कहा। उस दिन आप ही थाने में आए थे? जी हाँ, शाहरुख ने फहमी की तरफ देखते हुए कहा। ओह, थानेदार ने हंकारा भरा। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपके हम शक्ल फराडिये की वजह से आपको तकलीफ हुई। वैसे आप करते क्या हैं? जी मैं ये साइंसदान है। फहमी मदद को लपकी। इंस्पेक्टर, ये किस किस्म की तफ्तीश में पड़ गए हो? टवाना बोला। थानेदार ने चौंक कर टवाने की तरफ देखा और मजीद चौंक उठा। अरे टवाना साहब, आप? और यहाँ? बेफहमी मेरी भतीजी है और शाहरुख मेरे भाई का दामाद है। ओह, याद आया। टवाना साहब, आप ही ने तो इस फराडिये को जेल से रिहा करवाया था, याद है ना? हाँ, सब याद है। इस उल्लू के पट्टे ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि ये मेरा वर्कर है। मैं भी धोखा खा गया। असल में मेरे इतने वर्कर हैं कि मुझे तो इसकी शक्ल भी याद नहीं। वो तो खुदा का शुक्र है मैं इसे पहचान गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कंटिन्यू दिस टॉपिक। छोड़ो इस मौजू को और इसे फौरी तौर पर थाने ले जाओ। मुझे खुशी होगी अगर तुम इस पर अपने तमाम औजार आजमाओगे, सेठ ने फैसला कौन लहजे में कहा और मेरा रंग पीला पड़ गया। कुदरत ने मेरे साथ ऐसा भयानक मजाक किया था कि मैं तो खुलकर रो भी नहीं सकता था। मैं पूरी तरह इस सारी कहानी में धंस गया था और हर तरफ से सबूत मेरे ही खिलाफ थे। मैं काफी दफा थाने जा चुका था और पूरी यकीन से कह सकता था कि अब की बारी मेरी वापसी बैसाखियों पर ही होनी थी। चलो तोते, थानेदार पुचकारा। मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। थानेदार ने मुझको को ताव दिया और बड़े लाड से बोला, छोड़ो यार, ये किन तकल्लुफात में पड़ रहे हो? थाने चलो, वहां तुम्हें बाथरूम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है? सेठ साहब,
एक छोटी सी बात तो सुन ले। मैंने लिजाजत से कहा। नहीं डैडी, फहमी ने तेजी से कहा। अब इसकी कोई बात नहीं सुननी और अब हमें यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर इसे गिरफ्तार करो और थाने ले जाकर इसकी औकात याद दिलाओ। आए अंकल, आओ शाहरुख, चलें डैडी। वो जबरदस्ती सबको साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ी। फहमी, मैं करहा। खामोश। थानेदार ने मेरी गर्दन में डंडा चबो दिया और मेरी आवाज वहीं घुट कर रह गई। सब लोग चले गए थे और अब कमरे में सिर्फ स्याह वर्दियों वाले शिकारी मुझे ललचाई हुई नजरों से घूर रहे थे। मैं हमेशा इनके चुंगल से निकलने में कामयाब रहा था। यकीनन वो अगला पिछला हिसाब बेबाक करने के चक्कर में थे। 2 सिपाही आगे बढ़े, मेरे मरियल हाथों में हथकड़ी पहनाई और घसीटते हुए अस्पताल से बाहर खड़े डाले में ले आए। बहुत से लोग मेरा तमाशा देख रहे थे, ताहम वो सब मेरे लिए अजनबी थे और मैं इनके लिए। वैसे भी गिरफ्तार होने का खासा तजर्बा हो चुका था, इसलिए मुझे कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई। लोगों के हजूम में मुझे जानी और शरीफा का परेशान चेहरा भी दिखाई दिया, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मैं चौथी दफा थाने पहुंच चुका था। थानेदार ने मुझे हवालात में बंद करने का हुक्म दिया और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हवालात में 4 हवालाती और भी थे। मैंने बड़े इश्तियाक से देखा कि शायद अब्बा फिर यहीं कहीं हों, लेकिन शायद वो रहा हो चुके थे। आखिरी बार फहमी से जब मेरा टाकरा हुआ था तो उसने थाने फ़ोन करके इंस्पेक्टर से अब्बा को रिहा करवाने के लिए कहा था। यकीनन अब्बा आराम से घर बैठे मरुंडा खा रहे होंगे। घर की याद ने मुझे फिर बेचैन कर दिया। वो रात मैंने पहरेदार के चक्कर गिनते गिनते गुजारी। अगली सुबह मुझे थानेदार के हजूर पेश किया गया। मैंने कमरे में जाने से पहले अल्लाह से अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगी और हथकड़ियों समेत पेश हो गया। थानेदार चाय के साथ पापे नोश फरमा रहा था और इतनी गर्म जोशी से नाश्ता कर रहा था कि शड़प शड़प की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। मुझ पर नज़र पड़ते ही इसने आखिरी शड़प किया और आस्तीन से मुंह और मूंछों को साफ करते हुए सिपाही को बर्तन ले जाने का इशारा किया। तुम हमारे पुराने गाहक हो, इसलिए तुमसे सजा में रियायत करना चाहता हूँ। उसने मीडियम साइज का कार्ड लिया। मैं हुनक बना खड़ा था। पता नहीं वो किस किस्म की रियायत की बात कर रहा था। रियायत ये होगी कि तुम अपनी पसंद की सजा मुंतखब कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी जी। मैंने तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा कि कौन सी सजा कबूल की जाए। उसने भी शायद मेरे जहन को पढ़ लिया था, इसलिए कुर्सी से उठते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें मुख्तलिफ सजाएं दिखाता हूँ। मेरे साथ खड़े सिपाही ने मेरी हथकड़ी को मजबूती से पकड़ा और मुझे ले जाकर थानेदार के पीछे पीछे चल दिया। मुख्तलिफ कमरों से गुजरते हुए हम थाने की पिछली सिमत आ गए। यहाँ एक बहुत बड़ा सा हाल कमरा था जिसमें 2 सिपाही धोतियां पहने यस्सु पंजू खेल रहे थे। थानेदार को देखते ही दोनों यकदम खड़े हो गए और जोर से सल्यूट किया। थानेदार गरजा, ओए कितनी दफा कहा है कि धोती पहनी हो तो इतना ऊंचा सल्यूट मत मारा करो। अच्छा जी, दोनों ने बेवक्त वक्त कहा। जरा इस चीड़े को पहली सजा दिखाओ। एक सिपाही ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर अलमारी में से एक फुटबॉल निकाल लिया और दोनों सिपाही फुटबॉल खेलने लगे। मैं शदीद हैरानी के आलम में इन्हें देखने लगा। थानेदार ने इन्हें सजा दिखाने के लिए कहा था और वो मजे से फुटबॉल खेलने लग गए थे। हाँ भाई कमाले, ये भी एक सजा है। बताओ ये वाली सजा तुम्हें कबूल है? मेरी खुशी की इंतहा न रही। ये सजा कहाँ थी? ये तो खेल था। इससे पहले कि मैं झटपट हाँ में सर हिलाता, एहतियातन थानेदार से पूछ ही लिया, मुझे कौन से सिपाही के साथ खेलना होगा? दोनों के साथ, इसने इत्मीनान से कहा। दोनों के साथ? लेकिन मैं अकेला इन दोनों के साथ कैसे खेल सकूंगा? घबराओ मत, ये खुद तुम्हारे साथ खेलेंगे। मम्मा मैं समझा नहीं। तुम्हारा किरदार फुटबॉल का होगा। आवाज आई और मैं दहल गया। इस भयानक सजा का तस्वर करते ही मेरे रुगंडे खड़े हो गए। यानी धोती वाले मोटे मोटे 2 सिपाही मुझे फुटबॉल की तरह पीटेंगे? नहीं नहीं, मैं चला उठा। थानेदार ने एक हंकारा भरा और सिपाहियों से बोला, इसे दूसरी सजा दिखाओ। यही दिखाऊं? सिपाही ने मुअद्दब लहजे से पूछा। थानेदार ने कुछ सोचा, फिर बोला, हाँ यही दिखा दो। ठीक है सर, सिपाही ने फौरन कहा और अंदर से एक बड़ी सी फोटो उठा लाया और मेरे सामने कर दी।
फोटो देखकर मेरी होश उड़ गए। ये क्या है? ये बुश की फोटो है। तुम्हें इसकी लगातार 100 चुमियां लेनी है, सिपाही ने खौफजदा कर देने वाले लहजे में कहा, और मुझे बेख्तियार उबकाई आ गई। मैंने तेजी से कहा, मुझे पहली सजा मंजूर है। थानेदार का जोरदार कहका कमरे में गूंजा। बड़ी जल्दी हार मान ली? जाहिरी बात है, मैंने ऐसी सजा मुंतखब की है जिसके बाद कम अज कम मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो रह सकूं। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, ठीक है, आज रात से तुम्हारी सजा पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ओए नजीरे, अपने हाथों पैरों को तेल लगा रखना और एहतियातन ईदी वालों की एम्बुलेंसें का नंबर भी जहन में रखना, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। थानेदार ने हुक्म जारी किया और साथ ही इशारा किया। दोनों सिपाही बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और थानेदार थे। मैं फुटबॉल बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। ताहम ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि जो 2 सिपाही मेरे साथ ओलंपिक खेलेंगे, इन्हें हैंडबॉल का फाउल खेलने की इजाजत होगी या नहीं। थानेदार करीब पड़ी चारपाई पर बैठ गया और मुझे इशारे से फर्श पर बैठने के लिए कहा। मैंने हुक्म की तामील की। जरा हाथ दिखाओ, इसने कहा। मैंने झिझकते हुए इनकार में सर हिला दिया। क्यों? वो गुस्से से लाल हो गया। फिर आप कहेंगे कि हाथ दिखा गया है। मैंने बेबसी से जवाब पेश किया। तो मिरासी तो नहीं? थानेदार ने बगौर मेरा जायजा लेते हुए पूछा। नहीं जी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम राजपूत हैं। कोई सबूत? इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जी कि मेरा अब्बा राज के काम करते हैं। मैं इनका पुत्र हूँ, तो फिर राजपूत ही हुआ ना। वो कमीने, मैं तुझसे तेरी जात पूछ रहा हूँ। थानेदार ने मेरी बगल में डंडा चबोया। जात हमारी जी शेख है। तेरा बाप भी शेख है? नहीं जी, वो चुगताई है। उल्लू के पट्टे, अगर तेरा बाप चुगताई है तो तू शेख कैसे हो गया? बस जी, हमारे घर में शख्सी आज़ादी बहुत है। मैंने हथकड़ियों समेत सर खुजाया। अच्छा बकबक न कर, हाथ आगे कर। मैंने हाथ आगे कर दिया। वो आगे को झुक आया और बारीक बीनी से मेरा हाथ देखने लगा। मेरी शादी कब होगी जी? मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा। इसने एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया और लगातार कई दर्जन गालियां देते हुए चिल्लाया, मैं तेरे बाप का नजूमी हूँ? उल्लू के पट्टे, ये थाना है, कंपनी बाग नहीं, जहाँ तू मजे से हाथ की लकीरें दिखाता फिरे। उस कमबख्त का थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरे मुंह की चूलें तक हिल गईं। मेरा तजर्बा है कि पुलिस वालों के हाथ इसलिए भी सख्त होते हैं कि ज्यादातर पुलिस वाले देहात से ताल्लुक रखते हैं और पुलिस में आने से पहले खेती बाड़ी का काम करते हैं। आप कभी तजर्बा करके देख लीजिएगा। हर चौथा कांस्टेबल आपको यही कहानी सुनाएगा कि मैंने अपने नाने का ट्रैक्टर बेचकर रिश्वत दी और पुलिस में भर्ती हो गया। ऐसे पुलिस वालों की वर्दी से जान जाती है। ये गश्त पर हो तो मजबूरन वर्दी पहन लेते हैं, वरना गर्मी के मौसम में तो थानों में इनकी अक्सरियत बुनियान और धोती पहनकर मुकदमे दर्ज कर रही होती है। ओए फतेह मोहम्मद, जरा अंगूठा लगाने वाली स्याही तो लाओ। एक सादा कागज भी साथ ले आना। फतेह मोहम्मद ने आवाज सुनी और जल्दी से स्टैम्प पैड और कागज लेकर दौड़ा इधर आया। थानेदार ने मेरी हथकड़ी बंधे हुए हाथों को पकड़ा, अंगूठे पर स्याही लगाई और कागज पर लगा दिया। मैं घबरा गया। पता नहीं उसने अंगूठा क्यों लगवाया था। सुना था पुलिस वाले जेरे हिरासत मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मारने से पहले काफी सारी जगहों पर अंगूठे लगा लेते हैं। तो क्या मैं भी पुलिस मुकाबले में पार होने वाला था? मुझे सेठ के अल्फाज याद आ गए। इसने कहा था, तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तो क्या इंस्पेक्टर मुझे किसी और चक्कर में फंसवाने की तैयारी कर रहा है? सर जी, एक बात पूछूं? मैंने एहतियातन अपने गालों पर हाथ रख लिए। थानेदार ने सर हिलाकर इजाजत दे दी। मैंने डरते डरते अंगूठा लगाने की वजह पूछी। थानेदार ने कोई जवाब देने की बजाय फतेह मोहम्मद को हुक्म दिया कि वो मुझे वापस हवालात में ले जाए। मैं समझ गया कि शहंशाह का मूड नहीं है, लिहाजा चुपचाप उठ खड़ा हुआ। फतेह मोहम्मद ने मुझे वापस हवालात में बंद कर दिया और मैं सलाखों के साथ टेक लगाकर सोचने लगा कि क्या कभी मैं इस घन चक्कर से निकल पाऊंगा। टवाने और शाहरुख ने कमाल होशियारी से हालात बदल दिए थे, लेकिन वो दोनों कुछ भी न कर सकते थे अगर फहमी की आशीर्वाद न हासिल होती। लेकिन मुझे हैरत थी कि शाहरुख ने 2 करोड़ का चेक क्यों वापस कर दिया।
हालांकि अगर वो चाहता तो बड़े आराम से इसे कैश करवा सकता था। यकीनन उसने सेठ और फैमिली का एतमाद हासिल करने की कोशिश की थी और इसमें 100% कामयाब रहा था। ताहम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मुस्तकबिल में टवाने के साथ मिलकर क्या करने वाला था। मेरे इख्तियार में बहुत कुछ था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब सेठ मेरी बात पर यकीन करता। लेकिन वो तो शिद्दत से मेरे खिलाफ हो चुका था। ओए उठ, तेरी मुलाकात आई है। पहरेदार ने मुझे टोका दिया और मैं उछल पड़ा। मुझसे मुलाकात करने कौन आ सकता था। मैं तेजी से सीधा हो गया। थोड़ी देर बाद हवालात के मेन गेट का दरवाज़ा खुला और शरीफा अंदर दाखिल हुई। उसने इधर उधर नजर डाली, फिर मुझे देखते ही सीधी मेरी तरफ बढ़ी। शरीफा की कोई वक़्त नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त इसका आना डूबते को तिनके का सहारा लगा। बात खुल गई ना आखिर, इसने सलाखों के करीब आते हुए कहा। हाँ शरीफा, बात खुल भी गई, बंद भी हो गई और बिगड़ भी गई। मुझे पता है, जानी और मैंने अस्पताल में होने वाली तमाम बातें सुन ली थी। तू बता, तेरे साथ थाने में क्या सलूक हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता रात को डीब्रीफिंग होगी। ये डीब्रीफिंग क्या होती है? इसने हैरत से पूछा। मैंने एक आह भरी। मत पूछ शरीफा, बस ये समझ ले कि एक तरफ की सरकारी लित्रोल होती है। वो मजीद करीब हो गई और इधर उधर देखते हुए सरगोशी में बोली। पता है, सेठ ने सारी जायदाद शाहरुख के नाम लिख दी है और टवाने को भी माफ कर दिया है। मैंने छुप कर सुना था शाहरुख और फहमी अगले हफ्ते दोबारा शादी कर रहे हैं, लेकिन ये शादी खुफिया होगी। उन्होंने तेरे दस्तखत वाले कागज पर तेरी तरफ से तलाकनामा भी तैयार करवा लिया है। शरीफा बोलती जा रही थी और मेरे आंसू गिरते जा रहे थे। मर्द होकर रोता है? शरीफा ने ताना दिया। रो नहीं रहा शरीफा, बस गालिब का एक शेर याद आ गया है। गालिब कौन? वो पान वाला, जो मर्जी समझ लो। इसका शेर है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। हाय, ये गालिब का गाना है। ये तो मैं बचपन में बहुत गाया करती थी। शरीफा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सेठ को सारी सूरत हाल बता दो? तुम्हें तो हर बात का पता है। तेरा दिमाग तो ठीक है, वहाँ सब तेरे खिलाफ हो रहे हैं। इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा। तो फिर कब बात करोगी? जब मेरे सारे ख्वाब उजड़ जाएंगे। मैंने दांत पीसे। बेफिक्र रह, मैंने और जानी ने एक प्लान सोचा है और खुदा के लिए मैंने दरमियान में ही बात काट दी। अपना प्लान न आजमाना, पहले ही तुम्हारे प्लान की वजह से मैं यहाँ जंगले के पीछे पड़ा हूँ। कोई ज्यादा टाटर की तो अंदर आकर गला दबा दूंगी। शरीफा गुराई। मैंने कुछ कहने की बजाय मुठियां भेज ली। शरीफा को नाराज करना मुनासिब नहीं था। वो बेचारी तो इतनी खतरनाक सूरत हाल में भी मेरा पता लेने आई थी, लेकिन मैं इनका प्लान सुनने के बगैर हामी कैसे भर लेता। अगरचे वह दोनों दिल के अच्छे थे, लेकिन मुझे पता था इनसे जरा सी भी गलती हो गई तो मेरे साथ वो भी पिस जाएंगे। शरीफा, तुझे रब का वास्ता मुझे कुछ तो बता कि तूने क्या प्लान सोचा है। शरीफा चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर मोहतात अंदाज में बोली, कान इधर ला। मैं जल्दी से दाएं तरफ घूम गया और ऐन इसी वक्त पहरेदार गरजा, ओ बीबी चलो वापस, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, जल्दी बोलो जल्दी। मैंने सरगोशी की। शरीफा इत्मीनान से पीछे हट गई। नहीं, टाइम खत्म हो गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मैं गुस्से में चिल्लाया, अपना ख्याल रखो? यानी तेरा ख्याल है मैं यहाँ पिकनिक मनाने आया हूँ? 2 मिनट की बात थी, खामखा अपनी बकबक में सारा वक्त बर्बाद कर दिया। शरीफा ने गेट के करीब पहुंचकर मुंह मेरी तरफ किया और कोई खासी तगड़ी गाली दी, जिसकी आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंची, ताहम होंठों की जुम्बिश से मैं बखूबी समझ गया कि उसने अम्मा के लिए कोई नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए हैं। रात भर मैं फुटबॉल मैच का इंतजार करता रहा, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, कोई भी मुझे स्टेडियम तक ले जाने के लिए नहीं आया। सारी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई। उससे अगली रात भी यही हुआ। 3 दिन गुजर गए, लेकिन किसी ने मेरी तरफ मुंह करना भी गवारा न किया। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे हवालात में डालकर भूल गए हैं। चौथे रोज मेरा बुलावा आ गया और तब पता चला कि थानेदार एक खसूसी रेड पर गया हुआ था, जिसकी वजह से वो 3 दिन थाने नहीं आ सका। मैं थानेदार के कमरे में पहुंचा
तो उसके पास एक और उधेड़ उम्र मखबूतुल हवास टाइप बंदा भी बैठा हुआ था। थानेदार ने सिपाही को जाने का कहा और मुझे बेंच पर बैठने का इशारा किया। उधेड़ उम्र ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, फिर उठा और इत्मीनान से करीब आकर मेरे हाथों को जायजा लेने लगा। या अल्लाह खैर, मैं घबरा गया। कल थानेदार मेरे हाथ देख रहा था और अब ये उधेड़ उम्र। आखिर बात क्या है? ये मेरे हाथों में से मेरा कौन सा जुर्म तलाश कर रहे हैं? तुम्हारी हाथों की लकीरें बहुत मध्यम हैं, उधेड़ उम्र ने मनमनाई हुई आवाज में कहा। जाहिर बात है जी, मध्यम तो हो ही जाती हैं, मैंने शर्मिंदगी से कहा। ये अंगूठा तुम्हारा है? उसने एक कागज मेरे सामने लहराया और कागज पर नजर पड़ते ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। ये वही कागज था जिस पर फहमी ने मेरी तरफ से तलाकनामा लिखवा रखा था। मैं अपना बेबस अंगूठा हजारों में से पहचान सकता था। हाँ, ये मेरा ही अंगूठा है। और ये, उसने दूसरा कागज सामने किया। ये वो उस अंगूठे वाला कागज था जो गुज़श्ता दिनों थानेदार ने मुझसे लगवाया था। मैंने जल्दी से असबात में सर हिलाया। ये भी मेरा ही अंगूठा है। उधेड़ उमर ने जेब से मुहद्दब अत्सा निकाला, गौर से दोनों कागजों का मुआयना किया, फिर मेरे अंगूठे पर नजरें गाड़ी और तवील सांस लेते हुए ऐलान किया, ये अंगूठे इसी के हैं। उधेड़ उमर का ये जुमला सुनते ही थानेदार पर एक बेचैनी सी छा गई। वो कुर्सी से उठा और दाएं बाएं टहलने लगा। तुम जा सकते हो, थानेदार की आवाज आई। शुक्रिया सर। मैं ये सुनते ही दरवाजे की तरफ लपका। वो तुम नहीं, थानेदार चिल्लाया और मैं वहीं बहुत बन गया। ये जो तेरी फुर्तियां हैं ना, ये तुझे कुत्ते की मौत मरवा देंगी। उल्लू के पट्टे, मैंने जिलानी को जाने के लिए कहा है। थानेदार ने मेरी गर्दन दबोच ली। जिलानी उर्फ उधेड़ उमर मौके की नजाकत को समझते हुए फौरन खड़ा हुआ, शुक्रिया कहा और दम दबाकर बाहर निकल गया। बैठो यहाँ। थानेदार ने मुझे दोबारा बेंच पर पटक दिया। अब जो कुछ पूछूं सोच समझ कर जवाब देना। ठीक है जी। ये बताओ तुम्हारे पास निकाह नामा है? मैं खामोश हो गया। थानेदार गुस्से से मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। 5 मिनट तक जब मैं खामोश रहा तो उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ओए भौंकता क्यों नहीं? सर जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कुछ पूछूं उसका सोच समझ कर जवाब देना। ये तुम सोच समझ रहे थे? थानेदार ने दांत पीसे। जी हाँ। मैं शर्मा गया। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। सर से पांव तक मिरासी है तू। बोल, जो मैंने पूछा है वो है तेरे पास? जी हाँ, निकाहनामा मेरे पास ही है। थानेदार हैरान हो गया। लेकिन तलाशी में तो तेरे पास से सिर्फ 12.25 रुपए बरामद हुए थे। मैंने आह भरी। निकाहनामा मैंने खुफिया जगह पर रखा हुआ है जी। पसलियों में कोई सेफ लगाया हुआ है? वो गर्जा। नहीं जी, एक और बड़ी खुफिया जगह है। लेकिन आप बताएं तो सही, आपने निकाहनामा क्या करना है? अब की बार थानेदार ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, फिर करीब पड़े जग से पानी का एक गिलास एक ही सांस में चढ़ाया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कमाले, मुझे शक है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रहे हैं। देखना, फलस्तीन में भी गड़बड़ है, इराक में भी गड़बड़ है, अफगानिस्तान में भी गड़बड़ है, और यकीन करें रात से मेरे पेट में भी गड़बड़ है। देखो, थानेदार ने नरमी से कहा, मैं मिजाज का गर्म जरूर हूँ, लेकिन मुझे अपनी वर्दी और फरज का भी एहसास है। मुझे ये बताओ कि अगर पहले वाले कागज पर अंगूठा तुम्हारा है तो वो शाहरुख क्यों कह रहा था कि उस दिन थाने में वो मौजूद था? अगर वो थाने में मौजूद था तो इस कागज पर असली तौर पर उसका अंगूठा होना चाहिए। कमाले, मैं असली फराडिये को पकड़ना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो, लेकिन मैं तुम्हारी इसी सूरत में मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे सारी तफसील बताओ और निकाहनामा भी दिखाओ। थानेदार की बातों ने मेरे अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत मदद की ऐसी सूरत भी निकाल देगी। लेकिन थानेदार का गुज़श्ता रवैया देखते हुए मैं कुछ कहते हुए झिझक सी महसूस कर रहा था। ताहम अब मुझे किसी बात का खतरा नहीं था। फहमी तो वैसे भी मेरे हाथों से निकल गई थी। अब मैं निकाहनामा फाड़ भी देता तो कोई हर्ज नहीं था। अब तो असल मसला सेठ को बचाने का था और इसके लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार था। मैंने शलवार के नेफे में छुपाया हुआ निकाहनामा निकाला और थानेदार के सामने रख दिया। थानेदार ने चमकदार आंखों से निकाहनामा वसूल किया और तेजी से इसकी मंदरजात पढ़ने लगा। मैं इसके तासुरात का जायजा ले रहा था जो हर मिनट बदल रहे थे। इसने पूरी तफसील से निकाहनामा पढ़ा और फिर गहरा सांस लेकर सर ऊपर उठाया।
मेरा ख्याल ठीक निकला, तुम वाकई बेकसूर हो, और अब देखो मैं इस फराडिया इशारों को कैसे सबक सिखाता हूँ। सर जी, एक और भी फराडिया है। कौन? टवाना। टवाना बहुत फराडिया है, वही इशारों के साथ मिलकर सेठ की जायदाद पर कब्जा करने का मंसूबे बना रहा है। बेफिक्र रहो, अब सेठ को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि फहमी ने तुम्हारी तरफ से तैयार किया गया तलाकनामा तस्दीक के लिए मेरे ही पास भिजवाया है। अब देखते जाओ होता क्या है। क्या आप तस्दीक कर देंगे? मैंने आहिस्ता से पूछा। थानेदार उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैं कांप कर सर झुका लिया। वो मेरे करीब हुआ, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। कमाले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं। मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूँ। हमारा महकमा ऐसा है कि हम सख्त रवैया न रखें तो एक दिन भी काम न चल सके। लेकिन यकीन रखो कि पुलिस में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच का साथ देते हुए नहीं घबराते। तुम फहमी के 100% असली खाविंद हो। मैं ये बात साबित करके रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। इत्मीनान से अपने घर जाओ। फतेह मोहम्मद, इसकी हथकड़ी खोल दो। खुशी से मेरी टांगें कांपने लगी। थानेदार की आवाज मुझे दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने फूली हुई सांस के साथ हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया। थानेदार ने पानी का गिलास भरा और मेरे होंठों से लगा दिया।